सभी को नमस्कार। जैसे हमने इतिहास की कल दूसरी क्लास जो है रिकॉर्ड की थी, पूर्व मध्यकालीन व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हमने रूपरेखा बनाई थी। इसके साथ साथ चैनल पर अन्य वीडियोस भी उपलब्ध हैं, आप देख लें। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो कि मेरा फेवरेट है, दक्षिण भारत का इतिहास। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि सर दक्षिण भारत का इतिहास ये जो है चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सारी खिचड़ी बन जाती है, पता नहीं चलता किसके बाद कौन है। तो हम दक्षिण भारत के इतिहास का एक छोटी सी क्लास जिसमें केवल हम इसका क्रमानुसार व्यवस्थित किसके बाद कौन आता है, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास में सामान्यतः यही बहुत बार पूछ लिया जाता है कि चोल किसके सामंत हैं, पल्लव किसके सामंत हैं, वाकाटक किसके हैं, राष्ट्रकूट किसके सामंत हैं और कल्याणी के चालुक्य किसके सामंत हैं। ये सारी बातें नॉर्मल और सामान्यतः पूछी जाती है। अब मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताऊंगा जिससे कि आपको याद रह जाए। दक्षिण भारत में आप जब प्राचीन भारत की हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में, उत्तरी भारत में हम जो मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि भारतीय भूमि मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें 4 भागों पर तो विदेशी लोग राज कर रहे थे और 4 पर हमारे अपने देशी राजा थे। हमारे अपनों में हमने देखा था मौर्यों के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद हम देखते हैं सातवाहन आए, जिसको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। यहां से दक्षिण भारत की कहानी शुरू होती है, आंध्र सातवाहन। इससे आगे का हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बात और है, वो संगम युग अलग से ही करवा दिया जाएगा। वो 3री सदी ईसा पूर्व तक, वो 1ली से 3री सदी के मध्य जो भी है संगम युग, वो दक्षिण भारत का एक अलग इतिहास है, चोल चेर पांड्य का, वो अलग से अपने उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आंध्र सातवाहन के बाद दक्षिण भारत में ये सारे आते हैं, पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सब आते हैं। अपने यहां से चलना है मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में हमारे पास आंध्र सातवाहन एक विषय आ गया। अब हम ये देखेंगे कि आंध्र सातवाहन के बाद कौन है। दक्षिण भारत में हमारे पास एक नाम आ गया, आंध्र सातवाहन। देखिए आंध्र सातवाहन जो थे, इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था दक्षिण भारत में। आंध्र सातवाहनों की राजधानी की बात करें तो हम अमरावती, वर्तमान में देखना अमरावती किसकी राजधानी है, तो अमरावती इसकी राजधानी है आंध्र सातवाहन की। आंध्र सातवाहन के बाद कौन आते हैं, एक बात जरूर ध्यान रखना, आंध्र सातवाहन में आंध्र आता है, विशेष रूप से इनका जो साम्राज्य है आंध्र प्रदेश, उसमें इलाका आता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि प्रारंभिक इस वंश की जो स्थापना होती है, इनके प्रारंभिक अवशेष कहां से मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आंध्र सातवाहन के प्रारंभिक अवशेष मिलेंगे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से मिलते हैं, महाराष्ट्र। आंध्र सातवाहन के बाद दक्षिण भारत में साम्राज्य आता है वाकाटक वंश। 3री से 6ठी शताब्दी ये ईस्वी, वाकाटक सातवाहन के बाद आते हैं वाकाटक। मैं आप एक बार नोट करते जाएं, मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। वाकाटक आए, वाकाटक का साम्राज्य था, ये जो प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत है उसके इस तरफ, यानी कि महाराष्ट्र और विदर्भ के आसपास, महाराष्ट्र और विदर्भ, ये जगह वाकाटक वंश का साम्राज्य था।
हम पढ़ते हैं जब यहां वाकाटक वंश है तो उत्तरी भारत में आप देखना गुप्त वंश होगा। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करते हैं वाकाटक वंश में। पूना ताम्रपत्र अभिलेख जिससे वाकाटक वंश की जानकारी मिलती है हमें, वही वाकाटक वंश है सातवाहन के बाद। अब मैं इनका क्रम बनाता हूं। सातवाहन के बाद वाकाटक आए, वाकाटक के बाद आते हैं बादामी के चालुक्य, बादामी या वातापी, बादामी के चालुक्य। ये रहेंगे 6ठी से 8वीं सदी ईस्वी तक। बादामी के चालुक्यों के बाद आएंगे राष्ट्रकूट। ये रहेंगे, ये देखो चल रहा है 3 6 6 2 8, 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी। राष्ट्रकूट के बाद आएंगे कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। ये 2 और ऐड कर लो, 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी ये आएंगे। इंक डाल दो उसमें। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि एक वाहन आ रहा है, वाहन लेके कोई आ रहा है, ये वाकाटक को कर दो फाटक। वाहन आया, आगे फाटक लगा हुआ है, उल्टा खोलो इसको दूसरी तरफ। वाहन आया, वाहन आगे फाटक लगा हुआ है, वाहन रुक गया तो आदमी ने, फाटक बंद था, वाहन रोक लिया, उसके बाद वो बादाम लेता है। वाहन चला, फाटक बंद रुक गया, वहां से वाहन रोक के चलो के ठम जा पा बादाम ले लिया, बादाम ले लिए, बादाम लेकर उनको कूट लिया, बादाम कूट लिए, राष्ट्रकूट। कूट के जब खा लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो कहानी क्या है, वाहन चला, आगे फाटक बंद था तो सोचा बादाम ले लूं, बादाम ले लिए, बादाम को कूट लिया। बादाम कूटे कहां पर हैं, बादाम कूटे हैं खेत में। इस खेत का मतलब क्या है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्य खेत। ये आपने नोट करनी है बात। बादाम कूट के खा लिए तो कल्याण हो गया। ये है दक्षिण भारत का इतिहास। पहली सदी ईसा पूर्व में ये शुरू हो जाएंगे सातवाहन। तो यहां से लेकर 12वीं सदी तक का वाकाटक वंश का, कपड़ा दो साफ करें, वाकाटक वंश का ये जो है दक्षिण भारत का ये इतिहास आता है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। कोई वाहन लेकर आया, फाटक यानी कि वाकाटक, फाटक बंद था तो सोचा बादाम ले लूं, खा लूं, बादाम कूट लिए। कूटे कहां पर, खेत में, यानी कि राष्ट्रकूट की राजधानी है मान्य खेत। कूट के खा लिए तो कल्याण हो गया। अब इनके बारे में एक एक बात बता देता हूं सभी राजवंश में। सातवाहन वंश के समय की प्रसिद्ध बात, सातवाहन वंश ऐसा वंश जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। शीशा कांच नहीं, ये जो कांच होता है वो नहीं, ये शीशा जस्ता जो होता है ना, कारतूस बनता है, शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन वंश की एक बात और मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से। इनका सिस्टम जो था वो मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था गौतमी पुत्र शातकर्णी।
सातवाहन वंश के समय की दो प्रसिद्ध बातें, एक है कार्ले का चैत्य। ये जब आप अपने नेक्स्ट लगातार क्लासेज करते रहेंगे तो चैत्य, विहार, स्तूप वो बता दिए जाएंगे। अभी इतना बता देता हूं, चैत्य क्या है? कई पिलर पर खड़ा किया गया एक बड़ा आप हॉल मान लो, जिसमें की पाठ पूजा की जाती है। इंक डाली हुई है, जिसमें पाठ पूजा की जाती है। कार्ले का चैत्य सातवाहन वंश के समय का प्रसिद्ध चैत्य है। दूसरा है अमरावती का स्तूप, विश्व प्रसिद्ध है ये सातवाहन। सातवाहन के बाद वाकाटक आते हैं, उसके बाद आते हैं बादामी के चालुक्य। इनका जो मैप में हम देखें तो ये सातवाहन की लोकेशन हम मान लें। सातवाहन के बाद इस जगह पर आ जाएंगे राष्ट्रकूट, वाकाटक। वाकाटक के बाद एक नदी पड़ती है कृष्णा, और ये है कृष्णा नदी, और ये है तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य शासन था बादामी के चालुक्यों का। देखो बादामी जो है वो वर्तमान में कर्नाटक में जगह पड़ती है बीजापुर, यहां पर शासन था बादामी के चालुक्यों का। बादामी के चालुक्यों में प्रसिद्ध राजा आता है पुलकेशियन द्वितीय। बादामी के चालुक्यों का प्रसिद्ध राजा पुलकेशियन द्वितीय। हम पढ़ते हैं उत्तरी भारत के हर्षवर्धन का नर्मदा के पुल पर पुलकेशियन द्वितीय से युद्ध हुआ, उस पुल पर हर्षवर्धन हार गया और उस पुल पर पुलकेशियन द्वितीय जीत गया। बादामी के चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आते हैं। बादाम ले लो और कूट लो। कूटने हैं खेत में तो मान्य खेत इनकी राजधानी है। राष्ट्रकूट वंश की विशेष बात कि राष्ट्रकूट इनका जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, 8वीं से 10वीं शताब्दी। दंती दुर्ग के बाद आता है एक फेमस राजा कृष्ण प्रथम। इसकी एक विशेष बात बता देता हूं कि राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एलोरा, विश्व प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट वंश। कृष्ण प्रथम के बाद आएगा ध्रुव, जिसको हम पढ़ते हैं कि उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था तो राष्ट्रकूट वंश का राजा ध्रुव था इधर से ये। उसके बाद आता है कल्याणी के चालुक्य। इनमें प्रसिद्ध राजा एक ही आता है विक्रमादित्य षष्ठ, 6 नंबर, जिसके दरबार में विज्ञानेश्वर था, विल्हण था। तो ये बातें सामान्य बातें होंगी। अब मैं इधर लिखता हूं मैप में सभी को एक बार मैं लोकेशन बना दूंगा सभी इन राजवंशों की। देखिए सातवाहन वंश के पतन के बाद इस तरफ जो शाखा चलती है वो तो ये है। दक्षिण भारत के पश्चिम में जो शाखा चलेगी उनका क्रम ये है, और दक्षिण भारत के इधर पूर्वी सिस्टम में जो शाखा चलेगी उनका क्रम बताता हूं। सातवाहन वंश के पतन के बाद मैंने यहां नदी बनाई थी कृष्णा तुंगभद्रा। तो कहते हैं कि कृष्णा
वह गुंटूर क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में सातवाहन वंश के पतन के बाद कृष्णा व गुंटूर क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय होता है जिसे हम कहते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का इतना ही है कि अमरावती का जो स्तूप सातवाहन के समय का है, इस समय इसमें काफी ये विकसित हुआ है। दूसरी बात, इक्ष्वाकु वंश ने अपनी राजधानी अमरावती से चेंज करके नागार्जुन कोंडा बना ली थी। नागार्जुन कोंडा। इक्ष्वाकु वंश की सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि इनके समय ही सबसे पहले ईंटों वाले मंदिर बने। नागार्जुन कोंडा में ईंट युक्त मंदिर बने थे, ईंट मंदिर। अब ये इधर चलेगी, यहां पर इनका सिस्टम है इक्ष्वाकु वंश का। इक्ष्वाकु वंश के बाद ये एक ट्रिक आपको पंजाबी में बताऊंगा मैं। ये सातवाहन ही है। सातवाहन वंश के बाद आएंगे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के बाद आएंगे पल्लव। पल्लव वंश का इतिहास है बादामी के चालुक्यों के समकालीन। ये 6 से 8वीं सदी ईस्वी में है। तो इसी समय दक्षिण भारत में होंगे पूर्व की तरफ पल्लव। इनका इतिहास रहेगा 6वीं से 9वीं सदी ईस्वी। बादामी के चालुक्यों से ज्यादा टिकेंगे ये। पल्लव के बाद आएंगे चोल। चोल कड्डी सब यही है। पल्लव के बाद आएंगे चोल। चोल का शासनकाल रहेगा 6 और 3 9, 9 और 4 13। ये 3 सदी तक चलेंगे, ये 4 सदी तक चलेंगे। चोल के बाद चोल के साम्राज्य पर अधिकार कर लेंगे पांड्य 13वीं सदी के बाद। और इन दोनों के पतन के बाद यहां दिल्ली सल्तनत चल पड़ेगा, वो उनके आक्रमण शुरू हो जाएंगे। अब मैं इनकी ट्रिक बताता हूं आपको पंजाबी में। वहां से चल के आया, इच्छा हुई, मंच इच्छा हुई भी चौल खाने हैं, खीर खानी है, कड़ी खानी है। इच्छा हुई पल्ली चक ली, पल्ली च चौल पा ले, फिर ओदी पंड मान ली ते चक के तुर पे। इच्छा बनी, पल्ली चक्की, पल्ली च चौल पाए, पंड बनी, चक के तुर पे। इसको हिंदी में भी आप कर सकते हो कि मन में इच्छा पली चौल खाने की, पंड मान लियो दी। तो इक्ष्वाकु पल्लव, वैसे पल्लव का मतलब होता है डाकू। इक्ष्वाकु के बाद डाकू, फिर चोल, फिर कड्डी नहीं है, पांडव है, पांड्य वंश। अब इनके बारे में एक एक बात बता देता हूं। आप इनसे बराबर में करके पढ़े। जब आप दक्षिण भारत में बादामी के चालुक्य पढ़ रहे हो उस समय आप पल्लव जरूर पढ़े। उत्तरी भारत में हर्षवर्धन पढ़ रहे हो तो दक्षिण भारत में बादामी के चालुक्य और पल्लव साथ में पढ़ ले। तीन सिस्टम एक साथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चालुक्य का झगड़ा पल्लव वंश से रहेगा। पल्लव वंश में लड़ने वाले महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय ये रहेंगे। पल्लव वंश की राजधानी कांची रे प्रीत मेरी सांची, कांची, कांचा रे कांचा। पल्लव वंश की राजधानी कांची। महाबलीपुरम के विश्व प्रसिद्ध मंदिर
इन्हीं की देन है। सप्त पैगोडा जो रथ मंदिर है वो भी यहीं बने हुए हैं। पल्लव वंश की ऐसी बात बताता हूं मैं, कृष्ण प्रथम ने तो देखो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एक कैलाश मंदिर एलोरा में है, एक कैलाश मंदिर कांची में है। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट बात, कांची का कैलाश मंदिर बनाने वाला व्यक्ति है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर कौन बनाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश के बाद चोल आएंगे। इतना जरूर ध्यान देना कि पल्लव वंश आया तो इक्ष्वाकु के बाद था, लेकिन अगर पूछा जाए कि पल्लव किनके सामंत है, तो पल्लव जो हैं सातवाहनों के प्रांतीय सामंत थे। और चोल किनके सामंत हो गए? पल्लवों के। इतना ध्यान रखना, चोल पल्लवों के सामंत। ये इधर ऐसे ही आता है। वाकाटक के बाद बादामी के चालुक्य। राष्ट्रकूट किनके सामंत हैं? बादामी के या वातापी के चालुक्यों के। कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूटों के। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो बात ये है, जिस समय चालुक्य दक्षिण भारत में 3 प्रकार के हैं, एक चौथा गुजरात में आ गया। बादामी और कल्याणी के चालुक्य हमने पढ़ ही लिए। बादामी के चालुक्यों के समय ही पूर्वी भारत, दक्षिण में पूर्व की तरफ वेंगी के चालुक्य आते हैं। उनका कोई बड़ा इतिहास नहीं है। वेंगी के चालुक्य रहेंगे 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। बाद में चोल वंश के साथ उनका समझौता हो जाएगा। कुलोतुंग प्रथम के समय चोल चालुक्य वंश चलेगा। तो वेंगी के चालुक्य इनके समकालीन है। अभी मैं इन सबको एक मैप में बना देता हूं। दोबारा से रिवीजन करवाने की तो जरूरत ही नहीं है। वीडियो को दूसरी बार या रिपीट करके या बैक करके आप लोग देख लें। थोड़ा सा कठिन है काम, ये याद मुश्किल से होता है क्योंकि ये खिचड़ी है, और मैंने इसको बिल्कुल आसान करके आपके सामने इसका अध्ययन करवाया है। तो अच्छे से इसको याद कर लें। हल्की सी रूपरेखा बना लेते हैं इसकी। दक्षिण भारत में पहले नंबर पर आएगा सातवाहन, आंध्र महाराष्ट्र। ये ऐसे करके एक हल्का सा आप समझने के लिए इसको यहां बना सकते हैं। सातवाहनों के पतन के बाद महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्र में यहां पर आ जाते हैं वाकाटक। क्लियर बात? सातवाहन, वाहन फंसा फाटक में, फाटक मतलब वाकाटक। फिर जाके बादाम ले लिए, बादामी के चालुक्य। बादाम कहां पर है? देखिए यहां से ये है कृष्णा नदी और यहां है तुंगभद्रा। बड़ी तंग है लगता है नदी ये। कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य साम्राज्य था वातापी या बादामी के चालुक्यों का। वर्तमान में बीजापुर कर्नाटक। बादामी के चालुक्यों के बाद, इनके पतन के बाद बादाम ले लिए तो कूटने भी हैं। कूट से मतलब राष्ट्रकूट। तो यहां पर आ जाएंगे अब राष्ट्रकूट। नासिक महाराष्ट्र,
राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो आपने ध्यान रखनी है। स्थापना तो होगी नासिक में दंती दुर्ग द्वारा, लेकिन इनकी जो राजधानी बनेगी वो बनेगी बाद में मान्यखेत। अमोघ वर्ष बनाएगा इसको, 10वीं की बुक में दिया हुआ है कि अमोघ वर्ष इसको राजधानी बनाता है मान्यखेत को। बादाम कूटरे कहाँ है? खेत में। राष्ट्रकूट के बाद यहीं पर आ जाएगा, ये यहां पर एक सीमा आप बना लो ऐसे करके गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी से नीचे चलेगा सारा काम। ये गोदावरी और तुंगभद्रा के यहां इस क्षेत्र में ज्यादा इनका सिस्टम है, तो यहां पर आ जाएगा बाद में राष्ट्रकूटों के बाद कल्याणी के चालुक्य। जो हम बात कर रहे थे कि बादामी के चालुक्यों के समकालीन, बादामी के चालुक्यों में पुलकेशियन द्वितीय प्रथम आते हैं। इसी पुलकेशियन का भाई, पुलकेशियन अपने भाई को यहां पर एक सिस्टम बना के देता है विष्णु को, जो शाखा बनती है वेंगी के चालुक्य। बस इनका नाम ही याद रखना है। ये चलेंगे 6 से 12, इनका अलग ही इतिहास है। बाद में इन वेंगी के चालुक्यों को उसमें समाहित कर लिया जाएगा चोल वंश में। हम आगे कल्याणी के चालुक्य तक, बादाम कूट के खा लिए तो कल्याण हो गया। अब हम पढ़ते हैं ये इक्ष्वाकु, पल्लव, चोल, पांड्य। पल्लव जो थे, पल्लव का आधुनिक हम देखें जगह कहां पर बनती है, तो पल्लव थे तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र और आंध्र के तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र, यहां आप मान सकते हैं पल्लव। पल्लव वंश की राजधानी कांची, कांचे की पत्नी कांची, पल्लव वंश की राजधानी। पल्लव वंश के, पल्लवों के सामंत कौन थे? चोल। चोल आ जाएंगे इससे नीचे और यहां जड़ में आ जाएंगे पांड्य। ये इनका क्रम है। ऊपर इक्ष्वाकु थे। इस तरह से आप एक पेज पे इनका चार्ट बना के इनको अच्छे से 2-3 बार अध्ययन कर लोगे ना, दक्षिण भारत का इतिहास। क्योंकि हमारे समस्या ये रहती है, जब हम मान लो सीधा सा कोई राजवंश पढ़ने लगते हैं, चोल पढ़ने लग जाओ तो पता ही नहीं चलता चोल वंश की लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, वहां भी चालुक्य वंश आएगा। तो वहां वो चालुक्य जो आएगा वो आएगा वेंगी के चालुक्य का जिक्र कुलोत्तुंग प्रथम के समय। पल्लव वंश में बार बार चालुक्य वंश का आता है, तो पल्लव वंश के 6 से 9 है, तो इधर बादामी के चालुक्य 6 से 8 है। वाकाटक वंश जो है वो 3 से 6 सदी ईस्वी, 6 से 8। राष्ट्रकूट जो है वो है 8 से 10वीं सदी और कल्याणी के जो चालुक्य हैं वो है 10वीं से 12वीं सदी। ये लो 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12 और इनका जो सिस्टम चलेगा 6, 3, 9, 9, 4, 13। यहां 3 सदी चलती है, यहां 4 सदी चलती है। बस इतना ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जब हर्षवर्धन पढ़ो तो वातापी के चालुक्य और पल्लव साथ में पढ़ दो। इस तरह से आपका अच्छे से ये याद हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, वीडियो के नीचे मेरा नंबर भी दिया होता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कौन सी भी क्लास, कोई भी चीज़ याद ना हो रही हो, ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।